सोमू, आपसे जानना चाहूंगी कि चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है दोपहर 3 बजे। उससे पहले क्या माहौल है वहां पर? जी देखिए, कल जैसे ही यह पता चला कि अब चुनाव की घोषणा होने वाली है और आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दोनों ही पार्टियां राजस्थान में पूरी तरह से सक्रिय हो गई और कल सबसे पहले घनश्याम तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलुआब राजस्थान में जो मौजूदा सरकार है उसने जो काम किया, क्योंकि 100 दिन की कार्य योजना लगातार बनाई जा रही थी, लेकिन 3 महीने पूरे हुए सरकार को, उसके बाद आचार संहिता लगनी थी। तो सरकार ने जो कुछ काम किया उसका पूरा ब्यौरा दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि यह वंडर सरकार है। और पलटवार करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार से कई सारे सवाल पूछे। तो दोनों ही दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और इन दोनों दलों के बीच में जो तीसरी पार्टियां हैं, खासतौर पे बीएपी ने जिस तरह से दस्तक दी है दक्षिणी राजस्थान के हिस्से में, वो काफी महत्वपूर्ण है। और उन्होंने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया और उसके बाद जो सभा बुलाई थी उसमें उमड़ी भारी भीड़ ने यह बता दिया कि दक्षिणी राजस्थान में पूरा मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होने वाला है। जाहिर है कि सभी पार्टियां जो है इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आज तारीखों का ऐलान होना है और उसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ लोगों में भी काफी उत्साह है। वे भी अपने मुद्दे और बाकी तमाम वो समीकरण जानने समझने में जुटे हैं, जिसके जरिए वे चुनाव में जाकर के वोट करेंगे। जी जी सोमू, और एक चीज और भी है यहाँ पर। अब अगर हम राजस्थान की ही बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ जो बीजेपी है उनके बीच रोचक मुकाबला जो है सभी सीटों पर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी बीजेपी ने अपने 15 उम्मीदवारों की घोषणा की है और 10 कांग्रेस ने घोषित किए हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखें तो सीधा मुकाबला, अगर रोचक मुकाबले की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच। निश्चित रूप से सुनीता, देखिए अधिकांश जो सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर यह मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। जैसे जो बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट है, हालांकि इस बात की चर्चा है कि वहां पर भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन किया जा सकता है, कांग्रेस कर सकती है, लेकिन उसमें कई सारे पेच हैं। स्थानीय स्तर पे का जो नेतृत्व है वो ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए वो सीट फंस सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो वहां पर वो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। चर्चा इस बात की भी थी कि कांग्रेस जो है वो सीपीएम और जो आरएलपी है उससे गठबंधन कर सकती है, लेकिन अब लग रहा है कि उस पर भी ग्रहण लग गया है, तो जाहिर तौर पे नागौर की जो सीट है वहां भी मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। तो ये कुछ नए समीकरण बन सकते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में, जो कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से अलग होंगे। और लगातार जो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उस राह में भी ये जो कुछ चीजें हैं वो रोड़ा बन के खड़ी हैं। और इसलिए हमने देखा कि दक्षिण राजस्थान से आने वाले बहुत महत्वपूर्ण आदिवासी चेहरे महेंद्रजीत मालविया को पार्टी ने न सिर्फ अपने में शामिल कराया, भारतीय जनता पार्टी ने, बल्कि उन्हें उम्मीदवार भी बनाया, क्योंकि सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई कि एक एक सीट किस तरह से जीती जाए। और ऐसे में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से ट्राइबल पार्टी का उभार हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी को के सामने एक चुनौती रखी थी और उस चुनौती का जवाब महेंद्रजीत मालवीय के रूप में दिया गया है। अब देखना है कि उस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होता है या फिर जो इंडिया अलायंस है और एनडीए है, दोनों में सीधी टक्कर होती है, क्योंकि अगर बीएपी इंडिया अलायंस में शामिल होती है तो वहां सीधा मुकाबला होगा, वरना वहां त्रिकोणीय और बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी, और एक चीज अगर हम और देखें यहाँ पर सोमू, तो जो मुद्दे हैं उनकी अगर हम बात करें जयपुर में, तो दोनों ही पार्टियां जो है मुख्यतः अगर देखें तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। निश्चित रूप से देखिए, कल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पहले घनश्याम तिवारी ने पेपर लीक को लेकर के बात की और खासतौर पे ईआरसीपी को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और बार बार ये कह रही थी कि पानी लाने की जो पूरी कवायद है उसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोग नहीं कर रही, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अब जैसे ही जहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, मध्य प्रदेश के साथ एमओयू साइन हो गया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। उसके साथ साथ क्योंकि हमने देखा कि पेपर लीक के मामलों में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, तो युवा वर्ग खासी रूप से खुश है, तो उसे भुनाने की भी कोशिश की जाएगी। और हालांकि बजट में जो घोषणा हुई थी कि हम नए रोजगार देंगे, नई नौकरियां लाएंगे, उस पर काम नहीं हो पाया। हालांकि क्योंकि पेपर लीक को लेकर के इस तरह से काम हुआ है कि वह नाराजगी कहीं ना कहीं छिप गई है। तो जाहिर तौर पर पेपर लीक का मुद्दा रहेगा और खासतौर पर युवाओं से जुड़ा मुद्दा, किसानों से जुड़ा मुद्दा, क्योंकि पानी का मुद्दा, ईआरसीपी का मुद्दा सीधे तौर पर उनको कनेक्ट करता है, वह मुद्दा भी चुनाव में गूंजेगा। और जिस तरह की कवायद आखिरी दिनों में की है कि वैट घटाया और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वह कब हुई,
वह भी एक अहम मुद्दा रहेगा। और साथ ही साथ इसके साथ जो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय ये देखा जाता है कि अधिकांश जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो प्रभावी हो जाते हैं और स्थानीय जो समस्याएं हैं और उन पर बात थोड़ी कम होने लगती है, और वोटर भी इस बात को समझते हैं, वे भी उसी तरह से सोचते समझते हैं। तो इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि जब आने वाले दिनों में चुनाव आगे बढ़ता है तो मुद्दा कौन सा सेंट्रलाइज होता है। फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा राजनीतिक हलकों में जरूर बहुत चर्चे में है, लेकिन आम जन पर इसका कितना असर होता है ये आने वाले दिनों में देखना होगा। जी, और अगर हम मुद्दों के बाद ये भी बात करें कि जिस तरह से लगातार बातचीत हो रही है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ज्यादा यहां पर हावी होती हुई नजर आ रही है, या हम कॉन्फिडेंस में कह सकते हैं कि नजर आ रही है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जो है, नेता जो है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो, उनकी तारीखों का ऐलान हो, तो इस तरह से हम मानकर चल सकते हैं कि बीजेपी जो है न सिर्फ पूरे भारत की जिन सीटों को लेकर 543 जो सीटें हैं उनको लेकर, बल्कि राजस्थान में जो 25 सीटें हैं उनको लेकर भी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कहते हैं कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आते हैं तब वो चुनावी मोड में रहती है। ये सबसे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, और जाहिर तौर पे इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश करती है। जब पार्टी ने एनडीए 400 पार का नारा दिया तो वो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए ही वो नारा दिया गया था। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो इस तरह से हावी रहते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं किसी भी राज्य में हो, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना जो है वो पहली प्रायोरिटी हो जाती है, ना कि अपना एजेंडा सेट करना। एजेंडा भारतीय जनता पार्टी सेट करती है और उसके बाद फिर उसके आसपास का चुनाव होता है, और हम इस बार भी ऐसा ही कुछ देख पा रहे हैं। जी, खैर अब इंतजार है 3 बजे का, जब चुनाव आयोग की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होगा। और जिस तरह से पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुए थे, अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि उस तरह ही तारीखों का ऐलान हो। खैर आपका बहुत शुक्रिया सोमू हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैदान से तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम देखने को लेकर निर्वाचन विभाग लगातार अभियान चला रहा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अब हम जयपुर शहर की ही दूसरी चर्चित विधानसभा सिविल लाइंस में आए हैं, और यहाँ पर जो अभियान के अंतर्गत जो बूथ है, यहाँ हमें बीएलओ दिख रही हैं। सुबह से कितने लोग आ चुके हैं और क्या कुछ बता रही हैं? आप कोई आया है या नहीं आया है? कोई नहीं आए हैं, हमने बस वोटर लिस्ट चेक करवाई है उन्होंने देख लिए हैं अपने नाम, और ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला है उन्हें। अब वो करेंगे या नहीं ये हम नहीं कह सकते। तो आप लोगों को आज क्या कुछ बताना था इस जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत? इसमें सभी मतदाताओं के नाम बताने थे वोटर लिस्ट में। जैसे एक फैमिली में से एक भी आ गया तो उन्हें बता दिया आपका नाम, उन्होंने चेक कर लिया, मकान संख्या वगैरह, नाम वगैरह कर ली। किसी को करेक्शन करवाना था, 2 फॉर्म्स करेक्शन के लिए आए थे हमारे पास, वो हमने भर दिए खुद। तो लोगों ने करेक्शन के लिए आवेदन किया यहाँ पे, है ना? जी, वो हमने 8 नंबर फॉर्म भर दिए उनके, और वो अब जब आ जाएंगे हमारे पास वेरीफाई कर देंगे हम। कब तक चलेगा ये अभियान, और अभी नए लोग जो जुड़वाना चाहते हैं नाम, उनके लिए क्या प्रोसेस है, कब तक जुड़वा सकते हैं, थोड़ा बता दीजिए। अभी वैसे तो कोई आदेश नहीं, हमने 1 जनवरी 2006 तक के बच्चों को जोड़ दिया है हमने, जो 18 कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अपने अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी लोगों को जोड़ दिया है? जो 18 के बच्चे थे वो कंप्लीट है हमारे पास लगभग, और जिसने अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए वो दे देंगे, तो हम इलेक्शन से पहले उन्हें जोड़ देंगे। हम कई बूथों पर गए, वहाँ कोई नहीं पहुँचा था, ठीक है? अब वो तो हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा हमारे पास में ही है मेरी कॉलोनी, तो आ गए थे इनके पास में, 2-4 इनके पास आ गए थे, मेरे पास भी आ गए थे। आपके पास कितने लोग आए? मेरे पास 2-3 लोग आ गए थे। हाँ, तो आपके पास भी करेक्शन के लिए आया कोई? हाँ, करेक्शन के लिए आए हैं, एक आए हैं, एक वोटर का करेक्शन था, और 3 फॉर्म नए भरे हैं आज मैंने। तो ये जो बूथ है यहाँ पर ये दोनों बीएलओ बता रही हैं कि कुछ लोग आए थे और जो ख़ास तौर पे अपने नाम को चेक करने के लिए और करेक्शन के लिए आए थे। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस स्तर का अभियान निर्वाचन विभाग ने चलाया था, उस स्तर में बड़ी संख्या में लोग अपने नाम को चेक करने के लिए या फिर बाकी चीज़ों के लिए नहीं पहुँचे हैं। उसकी अलग अलग वजहें हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज का यह अभियान बहुत ज़्यादा उपयोगी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।